नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्यूटर फॉर यू लर्न टू लीड में। और मैं यानी कि रवि साहब आज फिर से हाजिर हूं फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर। और इस टॉपिक में हम लोग मेनली जानेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, और उसके बाद हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में पढ़ेंगे गॉसेस थ्योरम के बारे में। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉसेस थ्योरम पढ़ने से पहले हम लोगों को एक दो चीजें क्लियर करने की बहुत जरूरत है, जैसे कि एरिया वेक्टर और उसके बाद सॉलिड एंगल। तो हम लोग मेनली आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, और उसके अलावा जो हम लोग पढ़ेंगे वो है एरिया वेक्टर एंड सॉलिड एंगल। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो आपसे मैं कहना चाहूंगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, जो कि हर एक यूट्यूबर कहता है। चैनल का नाम है, पास में सब्सक्राइब बटन है, आप दबा दो, पास में बेल आइकन दबा दो, उसके बाद ऑल का ऑप्शन भी आप प्रेस कर लेना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड जितने भी आपको वीडियोस देखने हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो सके। उन वीडियोस को आप जरूर जाकर देखें, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारे वीडियोस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड मिल जाएंगे, या फिर आप सर्च करिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ट्यूटर फॉर यू लर्न टू लीड और आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए अब सीधा चलते हैं आज के टॉपिक में, और टॉपिक है एरिया वेक्टर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर आप कहोगे एरिया कब से वेक्टर क्वांटिटी हो गया? मैं कहूंगा एरिया पहले से ही वेक्टर क्वांटिटी था। हम लोग बचपन से एरिया पढ़े हैं, लेकिन जब हम लोग बचपन में इस चीज को पढ़े थे, आई थिंक क्लास 5 से स्टार्ट हो जाता है एरिया के बारे में पढ़ना। एरिया का कॉन्सेप्ट हमें देना स्टार्ट कर दिया जाता है। उस टाइम तो हम लोगों को स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ये सब सारी चीजें तो नहीं पढ़ाई जा सकती। तो हम लोग सिर्फ केवल जो है वो एरिया के बारे में ही जानते हैं और उसके मैग्नीट्यूड के बारे में ही जानते हैं। और हमें पता रहता है कि एरिया इक्वल टू होता है, अगर रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, अगर वो सर्कल है तो होता है पाई आर स्क्वायर, राइट। बट हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि एरिया वेक्टर कैसे एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो देखिए, लाइंस यानी कि स्ट्रेट लाइंस कह लें, कोई भी लाइन कह लें, लाइंस जो होते हैं वो एक वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, राइट। कैसे? ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग बस थोड़ा रिमाइंड करेंगे अपने प्रीवियस क्लासेस में जो हमने पढ़ा है। डिस्प्लेसमेंट, राइट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली एक लाइन है जो हम लोग ड्रॉ करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, एक स्ट्रेट लाइन, और हम लोग जानते हैं कि वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो और वैसे भी कोई भी लाइन क्या होता है, जब भी हम लोग ड्रॉ करते हैं तो देखिए हर एक पॉइंट में क्या होता है, हर एक पॉइंट में वो एक डायरेक्शन बताता है, राइट। तो खैर चलिए, ये आज का टॉपिक नहीं है, बस इतना जान लीजिए आप कि लाइंस जो होते हैं वो ऑलरेडी वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। तो अगर हम लोग एक एरिया लें, एक रेक्टेंगल लें, चलिए ये इसका हम लोग ले लेते हैं लेंथ और ये लेते हैं ब्रेथ, ठीक है। तो देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन है ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोगों को निकालना क्या रहता है, निकालना रहता है एरिया। तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ को। ब्रेथ भी एक्चुअली एक लेंथ ही होता है एक तरह का, फिर भी चलिए मैंने बी लिख दिया है, ब्रेथ ही लिखा है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्या? एरिया। क्यों होता है? क्योंकि यहां जो मल्टीप्लिकेशन होता है इन दोनों वेक्टर्स का, इन दोनों वेक्टर लाइंस का, ये एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट होता है। एक्चुअली कौन सा प्रोडक्ट होता है? क्रॉस प्रोडक्ट होता है। और हम लोग को पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है वो एक्चुअली एक वेक्टर क्वांटिटी ही होता है, ओके। तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसीलिए एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोग कोई भी अगर सरफेस ले बॉडी का, हम लोग उसमें कोई भी छोटा सा अगर सरफेस ले ले या पूरा का पूरा ही सरफेस ले ले, तो वो एक्चुअली एक डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। और इसी डायरेक्शन के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या कहते हैं?
एरिया वेक्टर। ठीक है, तो यहां पर मैंने एक छोटा सा एक रेक्टेंगल बना रखा है, उसके अंदर एक और छोटा सा रेक्टेंगल है। वो रेक्टेंगल क्या कर रहा है, शो कर रहा है सॉलिड एंगल को। अब आता है कि डायरेक्शन किस तरफ होता है, ये जो वेक्टर क्वांटिटी एरिया, तो इसका डायरेक्शन किस तरफ होता है। तो हमें बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, फिर से कहूंगा वेक्टर प्रोडक्ट आप याद कर लो। किसी भी दो वेक्टर का अगर वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं यानी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसका डायरेक्शन किस तरफ होता है। हमने उसी टाइम पढ़ा था कि उसका प्रोडक्ट होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। मतलब कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों इस प्लेन में है तो जो एरिया होगा इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इस तरफ होगा परपेंडिकुलर, या फिर अंदर की तरफ। ठीक है, अगर इस बोर्ड को मैं निकाल के इधर ले लूं तो हम लोग इस तरफ भी डायरेक्शन पाएंगे। तो अगर मान लीजिए ये वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर आई कैप है और वेक्टर ए का अगर यूनिट वेक्टर जे कैप है, तो ये जो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसका यूनिट वेक्टर क्या होना चाहिए, के कैप या फिर माइनस ऑफ के कैप, दोनों ही करेक्ट है। या तो इस तरफ होगा या तो उस तरफ होगा उसका डायरेक्शन। तो एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अगर ये दोनों लेंथ इंटू ब्रेथ है, ये लेंथ इंटू ब्रेथ है, तो इसका डायरेक्शन, इस एरिया का डायरेक्शन इस तरफ होना चाहिए। ठीक है, अब ये एक्चुअली मैं तो इस तरफ मैं तो ड्रॉ नहीं कर सकता क्योंकि हम ह्यूमन सिर्फ अभी तक 2D डायग्राम ही बनाना जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं कम से कम मैं तो यहाँ पर 2D डायग्राम ही बना पाऊंगा, तो इसलिए मैंने इसको ऊपर की तरफ इसका मैंने डायरेक्शन दिया है। तो ऊपर की तरफ का मतलब ये 2D नहीं है, 3 डायमेंशनल है। इस डायरेक्शन को मैं रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं। ठीक है, अब प्रैक्टिकली इस चीज को समझते हैं। ये एक सरफेस है, माफ कीजिएगा, ये एक बॉडी है जिसमें 6 सरफेस है टोटल, 1 2 3 4 5 6। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ होता है हम लोग ये जानते हैं। देखिए, जिस तरफ सरफेस का ओपन फेस रहेगा, सरफेस का जिस तरफ ओपन फेस रहेगा उस तरफ, ओपन फेस किधर है, जैसे ये एक प्लेन है, ये प्लेन किस तरफ ओपन है, इस तरफ ओपन है, राइट। अगर हम लोग इस प्लेन की तरफ मुंह करके देखें तो हमें किस तरफ दिखेगा, इस तरफ दिखेगा, राइट। तो ये हुआ डायरेक्शन इसके एरिया वेक्टर का, किस प्लेन के लिए, इस प्लेन के लिए। अच्छा, ये अंदर भी तो होगा लेकिन अंदर नहीं हो सकता क्योंकि वो क्लोज्ड है, इसके अंदर नहीं हो सकता क्योंकि ये क्लोज्ड है। ओपन सरफेस रहेगा, ये परपेंडिकुलर टू ओपन सरफेस होता है, परपेंडिकुलर टू ओपन सरफेस होता है। अगर एक शीट ले लें, मतलब एक कागज का पन्ना ले लें, तो क्या होगा, तो दोनों तरफ होगा। अगर एक कागज के पन्ने में 2 वेक्टर है तो हम लोग कहेंगे कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दोनों तरफ होगा, इस तरफ भी और इस तरफ भी। समझ गए आप। तो सपोज कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। कोई एक प्लेन अगर हम लोग इस एक्सिस में बनाएंगे, यानी कि एक्स और जेड एक्सिस में अगर किसी प्लेन को रख देंगे तो क्या होगा, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, टुवर्ड्स वाई एक्सिस, या फिर टुवर्ड्स माइनस ऑफ वाई एक्सिस, नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है ना। इसका किस तरफ होगा, इसका इस तरफ होगा डायरेक्शन, इसका इस तरफ होगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, इसका इस तरफ, इस सरफेस का इस तरफ, इस सरफेस का इस तरफ। एक और मन में सवाल उठ रहा है, अगर इस तरह का सिलिंड्रिकल शेप हुआ तो क्या होगा। देखिए, एक सिलेंडर का कितना सरफेस होता है, 3 होता है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला जो कि कर्व्ड है। ओके, इसका मुंह किधर खुला हुआ है, सरफेस किधर ओपन है, इस तरफ, तो डायरेक्शन इस तरफ होगा, इसका इस तरफ होगा, और इसका ओपन किस तरफ है, इसका ओपन ये चारों तरफ है,
इधर और इधर छोड़ के चारों तरफ, राइट। तो इसका एरिया का डायरेक्शन चारों तरफ होगा। अगर हम लोग एक स्फीयर ले लेंगे, बॉल ले लेंगे, तो उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? उसका डायरेक्शन हर तरफ होगा, क्योंकि एक बॉल का जो ओपन फेस है वो हर तरफ होता है, राइट। समझ पा रहे हैं आप? चलिए इतना ही चलते हैं, और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों का टाइम भी बचाना है, ठीक है। अच्छा, मन में एक सवाल उठ रहा होगा, वॉल्यूम भी है क्या? क्या वॉल्यूम भी वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी वॉल्यूम नहीं है। क्यों नहीं है? इस पर अगर मैं भी गया तो और भी ज्यादा जो है वो टाइम चला जाएगा, तो हम लोग उस चीज में नहीं जाते हैं, जितना लगेगा उतना ही पढ़ते हैं। अगर आपको फिर भी जानना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दो, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा वहां पे, ठीक है। चलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको समझ में आ रही है तो फटाफट लाइक मार दो आप, कमेंट में बता दो आप कि यस आपको अच्छी लग रही है। चलिए, तो ये हो गया हमारा एरिया वेक्टर। अच्छा, एक और चीज बता दूं, ये जो ds है, ds को हम लोग एरिया वेक्टर यहां पे मान रहे हैं, तो इसका डायरेक्शन इसका डायरेक्शन जिस तरफ है उस तरफ हमने एक यूनिट वेक्टर n कैप कंसीडर कर लिया है, तो इसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए ds इक्वल टू वेक्टर ds इक्वल टू ds n कैप, ds n कैप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के पहले मैंने एरिया वेक्टर समझाया। इसके पीछे रीजन ये था क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में एरिया वेक्टर हमारा काम आएगा, ये लगेगा, इसीलिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? देखिए नाम बहुत अच्छा है, और रिप्रेजेंट जिसे कर रहे हैं, देखिए फाई, इसको बोलते हैं फाई। एक गोल बना के डंडा खींच दो, ठीक है, जी हाँ, ग्रीक टर्म्स है फाई। तो फाई से हम लोग फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली में फ्लक्स क्या है, चलिए खुद ही जानते हैं क्या होता है, ठीक है। ये एक सरफेस है, और ये सरफेस किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। अच्छा, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होते हैं ना, मैंने पढ़ाया है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर अभी तुरंत देख लो कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कुछ लाइन्स होते हैं जिसको एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज फॉलो करता है जब उसको उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है। तो जो भी हो, इस बॉडी को अगर हमने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास करेंगे ना। तो जितने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस सरफेस के अंदर से पास करेंगे उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब ये कि अगर ये सरफेस है एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, मैंने इसे रखा हुआ है और इसके अंदर हम देख रहे हैं कि 10 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इसके थ्रू पास हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 10 है। कितना है? 10 है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अगर इसके अंदर कितना पास हो रहा है, ये अगर जानना है तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि इसके यूनिट एरिया से कितना इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास कर रहा है, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस होल एरिया से। यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो मल्टीप्लीकेशन होता है किसके बीच? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का ये प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, नंबर क्या होगा? स्केलर होगा या वेक्टर होगा? ऑब्वियसली स्केलर होगा, ध्यान से समझिएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम लोग जानते हैं, फील्ड स्ट्रेंथ हम लोग समझते हैं। तो फील्ड स्ट्रेंथ और एरिया दोनों का प्रोडक्ट हम लोग कर रहे हैं। मजे की बात यह है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और एरिया दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद हमको नंबर मिल रहा है, और नंबर क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। तो यहीं से आइडिया आपको लग गया होगा कि इन दोनों वेक्टर प्रोडक्ट जो है, ये दोनों जो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट है वो कैसा होना चाहिए? कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए? डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट होना चाहिए। दो वेक्टर क्वांटिटीज को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं यानी उसका प्रोडक्ट निकालते हैं, और अगर हम लोग को एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है तो याद रखिएगा दोनों का मल्टीप्लीकेशन एक डॉट प्रोडक्ट होता है।
और अगर हमें एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलता है, जैसे एरिया में हम लोगों को मिल रहा था, तो वो एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, वो होता है डॉट प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और एरिया वेक्टर का, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है हमारा ये फाई। तो देखिए, तो हम लोग यानी कि हम लोग को अगर निकालना है किसी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे। जैसे सपोज ये एक सरफेस है, ऐसे करके जानबूझ के मैंने इररेगुलर लिया ताकि ये पता चल सके कि कोई भी सरफेस हो हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये रहा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इससे पास कर रहा है। हम लोग यही फाइंड आउट करना है कि कितना कर रहा है। अब गिन के मत बता देना कि 3 कर रहा है, ठीक है। ये तो बस मैंने 3 ड्रॉ किया है, ज्यादा भी पास हो सकते हैं ना, हमें तो नहीं पता इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है। चलिए, तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का डायरेक्शन। और इसमें कहीं भी हर तरफ किसी भी तरफ हम एक छोटा सा एरिया ले लेंगे, ठीक है, ds। और ये रहा इसका एरिया वेक्टर, यानी कि ds n कैप। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स छोटा एरिया में छोटा फ्लक्स, तो ये हो जाएगा डी फाई इक्वल टू माफ कीजिएगा ई डॉट ds, ठीक है। तो ये दैट इक्वल टू क्या हो जाएगा ई ds cos थीटा। तो अगर पूरा फ्लक्स हमें निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली इसका सरफेस इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। यहां पर मैंने क्लोज्ड सरफेस के लिए लिया है, मैंने यहां पर एक क्लोज सरफेस ले रखा है, तो ये जो सिंबल है ना, ये क्लोज्ड सरफेस के लिए है। तो सरफेस इंटीग्रल हम लोग निकालेंगे ई डॉट ds का, ये हो जाएगा ई ds cos थीटा। ओके, यहां से इस जो ये जो एक्सप्रेशन है, इसका वैल्यू, इस एक्सप्रेशन का यानी कि इस इंटीग्रेशन में जो ये टर्म्स हैं e और cos थीटा, ये ds पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, यानी ये दोनों कांस्टेंट ले लेंगे हम लोग, तो इनको बाहर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा e cos थीटा इंटीग्रेशन ऑफ ds, और इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या होगा, s होगा। तो ये हो जाएगा हमारा es cos थीटा, और इसी es cos थीटा को हम लोग e डॉट s लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ए बी cos थीटा का मतलब होता है a डॉट b, राइट, वेक्टर से रिलेटेड है। तो ये हमें मिल गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, बता चुका हूं स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट क्या होता है, तो ऐसा सिस्टम है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और या फिर जूल मीटर पर कूलम। सीजीएस में क्या हो जाएगा, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टैट कूलम, या फिर अर्ग सेंटीमीटर पर स्टैट कूलम। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि फ्लक्स का वैल्यू कब पॉजिटिव, कब नेगेटिव और कब जीरो होगा। फाई इक्वल टू हमें मिला है ई डॉट एस, जो कि हो जाएगा es cos थीटा। ये थीटा एंगल किनके बीच है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है ये। तो सपोज कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, वहां पर ये बॉडी ऐसे रखा हुआ है, इसका जो ये सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, इस तरफ, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा, यानी दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा, दोनों के बीच एंगल होगा 0 डिग्री। तो हमें यहां से es cos 0 मिलेगा, तो फाई इक्वल टू मिलेगा हमें es, यानी हमें मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा 0 डिग्री के लिए। इसके अलावा हमें पता है कि cos थीटा का वैल्यू 0 से लेके 90 डिग्री तक, 90 से कम, एक्चुअली 90 डिग्री में वो 0 हो जाता है।
तो 0 डिग्री से 90 डिग्री से थोड़ा कम तक हमें क्या मिलता है, हमें वो पॉजिटिव मिलता है। तो इसीलिए थीटा का वैल्यू अगर 0 से 90 के बीच में हो तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलता है। अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो, मतलब अगर वो सरफेस ऐसे हो, अलाइन हो जाए, तो क्या होगा, एरिया वेक्टर नीचे की तरफ होगा, या ऐसे रख दें तो एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में एंगल यहां 90 डिग्री बनेगा, तो हमें फाई इक्वल टू 0 मिलेगा। और cos थीटा का वैल्यू नेगेटिव कब होता है, 90 से 180 के बीच में। तो अगर 90 से 180 के बीच का एंगल अगर बनता है तो हमें फ्लक्स मिलेगा नेगेटिव। तो अब हम लोग देखते हैं कि सॉलिड एंगल क्या होता है। सॉलिड एंगल एक 3 डायमेंशनल एंगल है। इससे पहले हम लोग 2 डायमेंशनल एंगल के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके बारे में, ये एक ही प्लेन के अंदर 2 लाइंस के बीच का एंगल होता है, ठीक है। लेकिन सॉलिड एंगल एक्चुअली क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है किसी एक पॉइंट के साथ, किसी भी एक फिक्स पॉइंट के साथ पूरा का पूरा सरफेस जो एंगल बनाता है। जैसे सपोज कि ये एक स्फीयर है, तो ये स्फीयर, पूरा का पूरा स्फीयर, इसके साथ जो एंगल बनाएगा वो होता है सॉलिड एंगल। जैसे इस पॉइंट के साथ, ये पॉइंट है बोर्ड के ऊपर, इसके साथ ये डस्टर जो एंगल बनाएगा, पूरा का पूरा डस्टर, मतलब डस्टर का ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, पूरा का पूरा ये डस्टर जो इसके साथ एंगल बनाएगा वो होगा इसका सॉलिड एंगल। जैसे हम लोग जब तरबूज काटते हैं ना, वाटरमेलन, इतना वाटरमेलन काट लिए, ऐसे काटते हैं ना, तो वो जो वाटरमेलन का टुकड़ा जो हम बाहर निकालते हैं ना, याद थोड़ा इमेजिन करिए कि हम लोग उसको कैसे निकालते हैं। तो वो पूरा का पूरा टुकड़ा जो सेंटर के साथ एंगल बना रहा होता है उस वाटरमेलन के, वो हो गया सॉलिड एंगल। तो एक स्क्वायर हम लोग यहां पे, स्क्वायर कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, पूरा का पूरा एक क्यूब लेते हैं हम लोग, चलिए, ताकि और अच्छे से आप इसको समझ सकें। ये पूरा क्यूब है और यहां पर एक पॉइंट है, तो ये पूरा का पूरा क्यूब इसके साथ जो एंगल बनाएगा वो सॉलिड एंगल, यानी कि ये लाइन भी मीट कराएंगे हम लोग, ये लाइन भी, पूरा का पूरा जो एंगल हुआ वो हो गया सॉलिड एंगल, पूरा 3 डायमेंशनल एंगल। सॉलिड एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ओम से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओम से, और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है एरिया बाय आर स्क्वायर। एरिया बाय आर स्क्वायर, एरिया मीन्स द एरिया ऑफ दैट बॉडी, कोई भी बॉडी जो एंगल बना रहा है उस बॉडी का जो एरिया है, टोटल एरिया है, वो डिवाइडेड बाय उस बॉडी और उस पॉइंट के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो। तो ये होता है हमारा सॉलिड एंगल। तो चलिए साथ ही साथ हम लोग कुछ और भी फाइंड आउट कर लेते हैं जिसको मैंने यहां मेंशन नहीं किया है, और वो ये है कि कोई एक पूरा का पूरा स्फीयर अपने सेंटर के साथ कितना सॉलिड एंगल बनाता है। तो इसके लिए हमें स्फीयर ले लेते हैं जिसका सेंटर है O। अब इस स्फीयर के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट ds ले लेते हैं, एक छोटा सा स्फीयर है। सपोज कि ये स्फीयर सेंटर के साथ स्मॉल एंगल, स्मॉल सॉलिड एंगल d ओमेगा बना रहा है। अच्छा, आप कंफ्यूज मत होना कि कभी मैं d ओम बोल रहा हूं, कभी d ओमेगा बोल रहा हूं। एक्चुअली ओम का जो फुल प्रोनाउंसिएशन है वो ओमेगा ही होता है। तो ये रेडियस हमने r मान लिया,
इस स्फेयर का। अब ये जो स्मॉल हमने एलिमेंट लिया है, स्मॉल स्फेयर हमने स्फेयर के अंदर लिया है, ऐसे बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट्स होंगे, बहुत सारे स्मॉल स्फेयर्स होंगे इसके अंदर। तो हमने एक को ले लिया और इसका हमने एरिया वेक्टर कंसीडर किया इसको इस तरफ, और ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r, और इसके अलोंग यूनिट वेक्टर r कैप, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर n कैप। देखिए ऊपर मैंने इसी चीज को अच्छे से ऊपर में बना रखा है, आप इसको रेफर करें। तो हमें अगर ये स्मॉल एंगल डी ओमेगा फाइंड आउट करना है तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये होगा डी ओमेगा इक्वल टू ds बाई आर स्क्वायर। ध्यान रहे जब हम लोग ds ले रहे हैं तो ये इस ds को नहीं लेंगे, इस ds का इसके अलग जो प्रोजेक्शन है वो वाला लेंगे, यानी इस वेक्टर का हमें इसके ऊपर प्रोजेक्शन लेना है। और प्रोजेक्शन ऑफ एनी वेक्टर हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप पहले पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद नहीं है तो बता देता हूं एक बार। जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन जिस वेक्टर पे निकालना है उसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होता है, जैसे यहां के लिए हो जाएगा ये ds डॉट आर कैप, मतलब इस वेक्टर का प्रोजेक्शन वेक्टर r पे हम लोग निकाल रहे हैं, जिसपे निकाल रहे हैं प्रोजेक्शन उसका यूनिट वेक्टर के साथ हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे उस वेक्टर का। तो ये क्या आ जाएगा, ds इक्वल टू कितना है, ds n कैप, ds उसका मैग्नीट्यूड, n कैप उसके अलोंग डायरेक्शन, उसके अलोंग यूनिट वेक्टर जो उसका डायरेक्शन बता रहा है। तो ये बेसिकली हो जाएगा ds n कैप डॉट r कैप। दो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो 1 1 होता है, तो 1 हो जाएगा, और दोनों के बीच का एंगल थीटा, ऊपर मैंने थीटा ले रखा है, तो ये हो जाएगा ds cos थीटा। तो डी ओमेगा इक्वल टू हम लोग को मिला ds cos थीटा बाय आर स्क्वायर। हम लोग अगर यहां से ओमेगा निकालना चाहेंगे तो हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, तो हमें कुछ ये मिलेगा 1 बाय आर स्क्वायर तो बाहर। अब ये ds cos थीटा, ये वाला मामला जरा एक बार समझ लेते हैं। ये ds cos थीटा बेसिकली है क्या, ये ds cos थीटा बेसिकली ds ही है, इसे मैंने ds माफ कीजिएगा ds डैश मैंने ऑलरेडी इसे मान लिया है, क्योंकि ये भी एक स्मॉल एरिया ही है, जैसे ये एक स्मॉल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी स्मॉल एरिया को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। आप जानते हैं मैंने इस वीडियो में पहले भी बोल रखा है कि एक स्फीयर जो होता है उसके कई एरिया वेक्टर्स होते हैं, तो जितने भी एरिया वेक्टर क्यों ना हो उस स्फीयर का एरिया तो सेम होगा सारे एरिया वेक्टर्स के लिए, मैग्नीट्यूड तो उसका सेम रहेगा। तो ये तो ds एरिया था, अगर हम इस पूरे एरिया को लेना चाहेंगे तो वो कितना होगा, तो हमें पता है किसी स्फीयर का पूरा एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर एच स्क्वायर अगर यहाँ कैंसिल हो गया तो हमें ये मिल जाएगा यहां 4 पाई, अच्छे से लिख लेता हूं 4 पाई, यानी कि हमें ओमेगा इक्वल टू क्या मिला 4 पाई। इसका मतलब कोई भी स्फीयर अपने सेंटर के साथ 4 पाई एंगल बनाता है। तो 3 टॉपिक्स को मैंने डिस्कस किया। पहला था एरिया वेक्टर, जिससे हमें पता चला कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। सेकंड था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी बॉडी को रख देंगे, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इससे पास करेगा वो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, और इसका ये था एक्सप्रेशन। थर्ड टॉपिक था सॉलिड एंगल, और उसी के थ्रू हमने जाना कि एक स्फीयर अपने सेंटर के साथ कितना सॉलिड एंगल बनाता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए हैं। अगर कुछ डाउट रह गया है बाकी तो आप कमेंट सेक्शन में बता दो, और ज्यादा हेल्प चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप कांटेक्ट करो। और हाँ, आप वीडियो को लाइक जरूर कर दो, शेयर आप जरूर करना बाकी लोगों तक, ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच सके, सभी अपना ज्ञान बढ़ा सके। हमें फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें, ताकि हमें भी पता चले कि हमें
और कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट करना है या फिर हम कैसा काम कर रहे हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के पास सब्सक्राइब बटन है रेड कलर का, आप प्रेस कर दो, उसके बाद बेल आइकन और उसके बाद ऑल का ऑप्शन भी आप सेलेक्ट कर लो। इससे होगा क्या, सारे यूजफुल वीडियोस जो मैं अपलोड करता हूं वो तुरंत आप तक पहुंच जाएंगे और आप उसको देखेंगे, आपका ज्ञान बढ़ता रहेगा, जो कि हमारा मुख्य उद्देश्य है, हमारा एम है। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।